हाँ जी, गुड आफ्टरनून ऑल डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? क्या हाल चाल है सबके? गुड आफ्टरनून टू ऑल। खुशप्रीत, योनिता, डॉलर, जतिंदर, पुनीत, खुशप्रीत, शिवानी, तृप्ति, टीनू, जशनप्रीत, सबको गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक हो सारे बच्चे? गुड आफ्टरनून चाहत। यहीं से कर रहे थे ना हम। हमने कल ये कर लिया था कि कंबाइंड फोर्सेस जो थी, मिलिट्री हो गया, लार्ज लैंड ओनर हो गए और मोनार्च हो गया। इन तीनों ने मिलके सेकंड पैरे से, ठीक है, इन तीनों ने मिलके रिप्रेस कर दिया इलेक्टेड गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके बाद प्रशिया ने कमांड संभाली, लीडरशिप संभाली कि वो नेशनल यूनिफिकेशन करेगा। प्रशिया का जो चीफ मिनिस्टर था ऑटो वन बिस्मार्क, वो मेन आर्किटेक्ट था इस सारे प्रोसेस का, ठीक है। प्रशिया का चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क, अमनप्रीत लेफ्ट, ओके। उसके बाद कहते 3 वॉर्स हुई 7 ईयर्स में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, जिसका एंड क्या निकला? साहिल रोज लेफ्ट। ये लेफ्ट क्यों हो रहे हैं? मनप्रीत कौर लेफ्ट, तो इनकी अटेंडेंस कैसे लगेगी? तो एंडेड इन पर्शियन विक्ट्री, पर्शिया की विक्ट्री हुई एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। और यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस था, जो जर्मनी की यूनिफिकेशन चल रही थी, वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया जनवरी 1871 में, ठीक है। पर्शिया का जो किंग था, न्यू किंग था, वो विलियम वन, ध्यान से सुन लो उसका नाम, विलियम वन। उसे पूरे जर्मन एम्पायर का क्या घोषित कर दिया गया, किंग घोषित कर दिया गया। और वो जो सेरेमनी हुई थी ये वाली, वो वर्सलाइजिस में हुई थी। ये हमने कल कर लिया था, अब हम फर्दर नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी बच्चे, लेट्स डू फर्दर। ओके, ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग, बहुत ही ठंडी रात थी 18 जनवरी 1871 की, ठीक है। जनवरी 71 में हुआ था ना ये, तो उस टाइम 18 जनवरी थी, 1871 था। तो एक असेंबली हुई जिसमें सारे प्रिंसेस थे, सारे राजकुमार थे जर्मन स्टेट्स के, सारे आर्मी के हेड थे, रिप्रेजेंटेटिव जो आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारे लोग भी थे। और जितने भी पर्शिया के इम्पोर्टेंट मिनिस्टर थे, बड़े बड़े मिनिस्टर थे पर्शिया के, सारे थे। ऑटोमन बिस्मार्क भी था। एक हॉल में वो गैदर्ड हुए, इकट्ठे हुए, हॉल ऑफ मिरर्स उसका नाम है, जो कि पैलेस ऑफ वर्सेल्स में है। वर्सेलाइज के पैलेस में एक हॉल है जिसका नाम है हॉल ऑफ मिरर्स। वहाँ पे ये सारे लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने न्यू जर्मन एम्पायर का हेड केसर विलियम वन ऑफ प्रशिया को घोषित कर दिया। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ओनली विलियम वन लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे केसर विलियम वन है, बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद अब जर्मनी यूनिफाई हो गया, तो नेशन बिल्डिंग जो प्रोसेस था जर्मनी का, वो पूरा हो गया। पर हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस होता है सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था? देश तो एक बन गया, पर प्रशिया का सबसे ज्यादा प्रभाव था, क्योंकि प्रशिया ने ही इन्हें एक स्टेट बनाया है, नेशन स्टेट बनाया है, तो प्रशिया की स्टेट पावर का बहुत प्रभाव था। करेंसी को मॉडर्नाइज किया गया, बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया गया, लीगल और जुडिशियल सिस्टम, कानूनी सिस्टम, किसी को न्याय करने वाला जो सिस्टम था जर्मनी का, वो सारा पर्शिया के आधार पे रखा गया। जो चीज़ें प्रशिया में होती थी, जो मेजर्स प्रशिया में अडॉप्ट किए जाते थे, जो प्रैक्टिसेस प्रशिया में होती थी, वो सारी जर्मनी का रोल मॉडल बनी। यानी कि जर्मनी में सारा काम प्रशिया के हिसाब से होने लगा। हाँ जी, यहाँ पे अब यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गई है, तो काइंडली मैसेज में ये कंप्लीट हो गया, तो अगर टॉपिक शुरू करें, इटली की यूनिफिकेशन का टॉपिक हम शुरू करते हैं। मैसेज करो कि जर्मनी की यूनिफिकेशन कंप्लीट होगी आपकी, मैसेज में बेटा। ओके पल्लवी, हरमनप्रीत, डॉलर किशिका, ओके ओके, महक, हरमनप्रीत, ओके, हरमन कौर, ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर यस ही है।
कि हमें समझ आ गया। अब हम आगे करते हैं इटली की यूनिफिकेशन। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 मिनट वेट करो। इन चारों ने हैंड रेज ही नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। चलो बेटा अब आप हैंड डाउन कर सकते हो, थैंक यू। हाँ जी, क्वेश्चन आगे। लाइक जर्मनी, अब ध्यान से सुन लो, जर्मनी की तरह इटली में भी बहुत लंबी हिस्ट्री है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की। इटली भी पॉलिटिकली डिवाइडेड था। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन मतलब पार्ट्स में बटा हुआ था इटली। इटली जो है स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स। बहुत सारे राजे महाराजे, अलग अलग डायनेस्टिक स्टेट्स जो हैं वो इटली में थी, एज वेल एज मल्टी नेशन हैब्सबर्ग एम्पायर। देखो अलग अलग रियासतें तो थी इटली में, हैब्सबर्ग एम्पायर जो था वो तो मल्टी नेशन था, उसमें तो तरह तरह के लोग रहते थे, ठीक है। अब ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी की अगर हम मिडिल की बात करें, 1850 के आसपास यानी कि मिडिल की बात करें, तो इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। कितनी स्टेट्स में डिवाइडेड था? 7 में, ठीक है। इसमें से ये वाला जो नाम मैं रेड कलर से अंडरलाइन कर ली हूँ, ध्यान से याद कर लेना, सेरेडिनिया पिडामोंट। सेरेडिनिया पिडामोंट कौन है? ये इटली का प्रिंसली हाउस है, बेसिकली प्रिंसली हाउस इटली का, सेरेडिनिया पिडामोंट, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दो, जो नॉर्थ की तरफ है, ये डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ की तरफ जो रूल करते हैं इटली के, वो है ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, जो नॉर्थ की तरफ रूल करते हैं। और जो सेंटर में रूल करते हैं, सेंटर में वो करते हैं पॉप। इटली के सेंटर में जिनका रूल है वो है पॉप। और इटली का जो साउथर्न एरिया है, साउथर्न रीजन है, वहां पे रूल करते हैं बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, यानी कि किंग ऑफ स्पेन कर लो आप, किंग ऑफ स्पेन। ये आपको याद करना है कि इटली के नॉर्थ में कौन रूल करता है? 7 स्टेट्स में इटली डिवाइडेड है। सेरेडिनिया पिडामोन उनका प्रिंसली हाउस है। नॉर्थ में रूल करता है ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, सेंटर में पॉप का रूल है, साउथ में बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन का रूल है। इतनी ज्यादा तरह तरह के डायनेस्टीज में इटली डिवाइडेड है। कंप्लीट 7 नहीं बताई, 3 ही बताई हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि ना बेटे आपको एक चीज बताती हूँ मैं, ठीक है। सारा कुछ हमारे पास शॉर्टकट में है यहाँ पे। तो नॉर्थ में कौन रूल करता है? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, सेंटर में पॉप का रूल है, और साउथ में किंग्स ऑफ स्पेन का रूल है, ठीक है। और यहाँ पे जो इटालियन लैंग्वेज है उसकी भी नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म, वो एक जैसी भाषा नहीं है। कई इटालियन के कई रीजनल और लोकल वेरिएशंस भी हैं। जैसे पंजाबी में देख लो आप, पंजाब में माझी, दुआबी, मलवई, अलग अलग पंजाबी हैं। वैसे इटालियन के भी कई रीजनल और लोकल वेरिएशंस इटालियन भाषा में भी पाए जाते हैं। हाँ जी, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करो। ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग कौन सी डायरेक्शन में है? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग कौन सी डायरेक्शन में है? ओके, सबके आंसर राइट है, ठीक है। अब नेक्स्ट बताओ मुझे आप आंसर कि साउथर्न रीजन किन की डोमिनेशन के अंडर है? साउथर्न रीजन किसकी डोमिनेशन के अंडर है? हाँ जी, पहले क्वेश्चन का आंसर सबका सही है। साउथर्न रीजन बताओ, ठीक है। नमीश आपके आई थिंक पहले अटेंडेंस लगी नहीं थी, है ना? ओके, सबके आंसर सही हैं। उसके बाद आप मुझे अगला आंसर बताओ कि इटली का प्रिंसली हाउस कौन सा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रिंसली हाउस ऑफ इटली? पल्लवी, हितांशा, महक, हरमनप्रीत, जैसिका, अमनप्रीत, आकाशदीप, तृप्ति, पुनीत, खुशप्रीत,
ज्योनिता, दिवांशु, अमनप्रीत, हरमन, सबके आंसर सही है, सेरेडिनिया पिडामोंट। ठीक है, तो अच्छा ये बता दो जल्दी जल्दी कि इटली कितनी स्टेट्स में डिवाइडेड है? इटली कितनी स्टेट्स में डिवाइडेड है? टीनू राइट, दिवांशु, भूमिका राइट, जसिका ठीक है, पुनीत, किशिका राइट, सौरभ, राघव राइट, राघव वेरी गुड, जसप्रीत राइट, अनमोल राइट। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो, लास्ट क्वेश्चन बता दो, इटली के सेंटर में कौन रूल करता है? सेंटर में किसका रूल है इटली के? डॉलर, किशिका राइट, तृप्ति, जशनप्रीत राइट, सबके आंसर सही है। ठीक है, तो यानी कि मेन मेन क्वेश्चन आपको इसके याद हो गए। अब हम अगले पैरे पे चलते हैं, अगला पैराग्राफ देखो, सबके आंसर राइट है, शाबाश। कहते ड्यूरिंग द 1830, 1830 में क्या हुआ? गिस्पी मेजानी, इसका नाम याद है आपको? गिस्पी मेजानी की दो सीक्रेट सोसाइटीज के नाम बताना, देखें जरा, गिस्पी मेजानी की सीक्रेट सोसाइटीज के नाम बताना, फास्ट फास्ट, शाबाश महक। देखो जरा और किस किसने आंसर दिया, 99 प्लस हो गए। ठीक, महक, डॉलर, टीनू, पल्लवी, नमीश, सबके सही है ना? तो इट मीन सबको याद है गिस्पी मेजानी, गिस्पी मेजानी इसका मतलब सबको याद है, शाबाश अर्शप्रीत सिंह, है ना? जशन, जशन बेटे अपना पूरा नाम लिखा करो, रोज क्लास में जशन है ना, प्रॉपर नेम लिखा करो, जशनदीप, जशनप्रीत, मतलब समझ आए भी कौन सा बच्चा है ना। तो गिस्पी मेजानी जो है सबके आंसर राइट है। चलो मैं आपको चैट बॉक्स में आपके आंसर दिखाती हूँ। बहुत सारे एग्जामिनेशन होता है स्प्रेड करने के लिए, अपने गोल का प्रचार करने के लिए। गिस्बी मजानी ने कई सारे प्रोग्राम चलाए और अपने गोल को पूरा। कोरिएंट प्रोग्राम्स का मतलब होता है बेटा क्लियर प्रोग्राम जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, साफ सुथरे इजी टू अंडरस्टैंड प्रोग्राम्स। और डिसएमिनेशन होता है स्प्रेड करना, अपने गोल को स्प्रेड करने की उसने कोशिश की, बट फेल्योर हुआ उस रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग का। उसने दो बारी कोशिश की, एक बार 1831 में कोशिश की, एक बार 1848 में कोशिश की, पर वो फेल हुआ, उस वो रेवोल्यूशन को कर नहीं पाया। जैसे जर्मनी वालों ने तो बना ली थी ना पार्लियामेंट 8th रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करके, तो ये नहीं कर पाई। फिर वहाँ पे जर्मनी में याद है ना आपको, फिर रशिया वालों ने सोचा था कि अब हमें यूनिफिकेशन करके लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे अब किसके ऊपर ये मेंटल आ गया, ये प्रेशर किसके ऊपर आ गया? ये प्रेशर आया सेरेडिनिया पिडामोंट के किंग के ऊपर, जिसका नाम है विक्टर एमुनल टू। ये आपको याद करना है बेटा। इस इटली की स्टोरी में 5 नाम आएंगे, 4 से 5 नाम जो आपको याद करने हैं। तो पहला नाम आ गया विक्टर एमुनल, नहीं पहला नाम आया था गिस्बी मजानी का, दूसरा नाम आ गया किंग विक्टर एमुनल टू। ये सेरेडिनिया पिडामोंट का किंग है। इसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि इसे अब इटली को यूनिफाई करना है। और जो रूलिंग एलाइट्स हैं, रूलिंग एलाइट होता है पढ़े लिखे लोग, रूलर लोग, उनको लगता है भी ये बढ़िया अच्छा फायदा है इसका कि इटली को यूनिफाई कर देते हैं और इससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाएगी और हमें पॉलिटिकली भी डोमिनेंस मिल जाएगी, कि हम राजनीतिक तौर पे भी सक्षम हो जाएंगे और हमारी इकोनॉमी भी डेवलप हो जाएगी। तो रूलिंग एलाइट को ये चीज़ अच्छी लगी कि हमें इटली को यूनिफाई कर देना चाहिए। समझ गए आप? तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा? गिस्बी मजानी है, उसने कई प्रोग्राम शुरू किए पर वो फेल्ड हुआ, 1831 में भी, 1848 में भी। फिर सेरेडिनिया पिडामोंट के रूलर ने इनिशिएटिव लिया। रूलर का नाम क्या है? किंग विक्टर एमुनल टू उसका नेम है। उसने इनिशिएटिव लिया कि वो इटली को यूनिफाई करेगा और जो रूलिंग क्लास है उसे भी ये बात ठीक लगी, क्योंकि इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाएगी और पॉलिटिकल डोमिनेंस भी आ जाएगी। हाँ जी, मैं स्क्रीन चेंज कर रही हूँ। इतने में आप मुझे बताओ सेरेडिनिया पिडामोंट के रूलर का क्या नेम है? स्पेलिंग सही होने चाहिए सबके। शाबाश कमलप्रीत, लिख के रख रखा था। हाँ जी, लेट मी चेक कितने बच्चों के आंसर सही हैं। किंग विक्टर एमुनल टू इज द राइट आंसर। और टीनू ने, पुनीत, सबने आंसर सही है, मैक्सिमम बच्चों के, शाबाश। तो वो उसका नाम था। उसके बाद क्या हुआ? अब मैंने आपको पहले एक नाम किसका कहा था? डीसीपी मिजानी का याद रखना है। दूसरा नाम मैंने आपको क्या कहा था? किंग विक्टर एमुनल टू का याद रखना है। तीसरा नाम आपको याद रखना है
ध्यान से देखो, वो नाम है केवर, CAVOUR, केवर। जैसे वहां पे ऑटोमन बिस्मार्क था, उनका चीफ मिनिस्टर, तो इसका चीफ मिनिस्टर है केवर। याद रह जाएगा सबके, केवर। केवर इसका चीफ मिनिस्टर है। अब केवर की खासियत सुन लो, केवल महाराज के बारे में सुन लो। केवर जो है, ना तो वो कोई रेवोल्यूशनरी है, ना ही वो डेमोक्रेट है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाता है भी। क्या केवर कोई रेवोल्यूशनरी है? तो आंसर है नो। क्या केवर कोई डेमोक्रेट है? तो आंसर है नो। ठीक है, ना केवर रेवोल्यूशनरी है, ना केवर डेमोक्रेट है। वो एक अमीर बंदा है, वेल्दी बंदा है। जो मैंने आपको अरिस्टोक्रेसी कराई थी ना, वो वैसे है, अरिस्टोक्रेसी जैसा। एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, इटालियन इलाइट, इटली के पढ़े लिखे लोगों में आता है। और वो फ्रेंच बहुत अच्छी बोलता है, इटली से भी अच्छी। ठीक है, उसके बाद उसने बड़े टेक्टफुल, बड़े तरीके से कई अलाइंसिस किए, डिप्लोमेटिक अलाइंसिस। अलाइंसिस होता है गठजोड़ किए केवर ने। और सेरेडिनिया पिडामोंट ने हरा दिया ऑस्ट्रिया की फोर्सेस को, ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस को। आपको याद है ना, नॉर्थ की साइड पे ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग है, उनको हरा दिया इन्होंने 1859 में। नॉर्थ की तरफ जो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग था, उनको 1859 में केवर ने हरा दिया। ठीक है, उसके बिना, फिर से सुनो, कि थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलाइंसेस। टैक्टफुल क्या होता है? देखो, एक तो होता है वॉर ही लड़ी जाना, वॉर के जरिए किसी को अपने में मिलाना। एक होता है अलाइंसेस करना। टैक्टफुली, वो फ्रांस का इंजीनियर है केवर, है ना, विद फ्रांस इंजीनियर्ड। केवर ने टैक्टफुल अलाइंसेस किए, गठजोड़ किए और देशों के साथ। ठीक है, इस तरह से उसने इटली को यूनिफाई किया। सेरेडिनिया पिडामोंट को सक्सेस मिली ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट करने में 1859 में। इसके बिना, अब मैंने आपको क्या कहा था कि 2-3 नाम आपको याद करने, एक आपने केवर नाम यहाँ से याद करना है, एक नाम आपने याद करना है गैसीपी गिरिबल्दी का। ये बंदा कौन है? उनके पास, कहते केवर के पास अपने रेगुलर ट्रूप्स तो थे ही। ठीक है, केवर के पास अपने आर्म्ड वॉलंटियर्स, रेगुलर ट्रूप्स तो थे ही। इसके बिना गिसिपी गैरिबल्दी की लीडरशिप में बहुत सारे आर्म्ड वॉलंटियर, वो ऐसे वॉलंटियर जिनके पास हथियार है, उन्होंने ज्वाइन किया फ्रे को। फ्रे होता है इस लड़ाई को, यानी कि जो किसान वगैरह थे, गिसिपी गैरिबल्दी एक पर्सन है, उसके कहने के ऊपर वो लोग आर्म्ड हथियार लेके उन्होंने भी इस लड़ाई को क्या किया? ज्वाइन कर लिया। जो लड़ाई कौन कर रहा है? केवर कर रहा है। केवर ने किसको? ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया है 1859 में। ठीक है, हाँ जी।